हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अपनी सीरीज़ जो एमसीक्यू सीरीज़ थी हमारी, हमने ज्योग्राफी के ऑलमोस्ट 450 प्लस एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। इकॉनमी के हमने जो है वो 400 एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। बाकी इसमें जो कुछ एमसीक्यूज़ बचे थे उनको आज हम जो है वो जितने देखेंगे हम होते हैं कंप्लीट उतने करेंगे। तो इसमें एक अपडेट और देनी थी आपको कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो क्विज़ टाइप जो है वो अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, आप जाके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उसमें जो है वो हमने विद एक्सप्लेनेशन, जैसे मान लो एक दिन हमने जो है वो क्वेश्चंस डाले, दूसरे दिन उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन अगले दिन उसकी पोस्ट की जाएगी। ठीक है, तो जिसने वो नहीं देखा हुआ जाके देख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि एट प्रेजेंट इंडिया इज़ फॉलोइंग। तो इंडिया जो है वो कह रहा है, इंडिया क्या फॉलो कर रहा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? नहीं। पैक्ड अप एक्सचेंज रेट? बिल्कुल नहीं। पैक्ड डाउन एक्सचेंज रेट? बिल्कुल नहीं। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया ने अभी एट प्रेजेंट जो है वो इंडिया उसको फॉलो कर रहा है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है बेसिकली? तो फ्लोटिंग रेट बेसिकली ये होता है कि जितना इनपुट आएगा, है ना, जितना इनपुट आएगा उतना ही जो है वो आउटपुट जाएगा। मतलब मान लो किसी चीज़ की जो है वो डिमांड थी, मान लो कुछ x% जो है वो डिमांड रहती है ना। तो उस x% को फुलफ़िल करने के लिए और x1% जो है वो आपकी ऑलरेडी वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो वो एक्सचेंज रेट में मान लो इंडिया को जो है वो 100 रुपीज़ की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अगर, तो 100 रुपीज़ की जो है वो डिमांड आई। ठीक है, 100 रुपीज़ की डिमांड आई, तो उसके अगेंस्ट में हमने कुछ डॉलर डॉलर भी जो है वो यहाँ पे मार्केट में उनका ख़रीद फ़रोख्त कितनी होगी, तो उसके हिसाब से जब उसको कहते हैं हम फ्री एक्सचेंज फ्लोटिंग रेट। ठीक है, फ्लोटिंग रेट कह सकते हैं, फ्री मार्केट कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि द आउटकम ऑफ डी वैल्यूशन ऑफ करेंसीज। जब हम अपनी करेंसी को जो है वो कोई भी कंट्री अगर अपनी करेंसी को जो है वो डी वैल्यूशन करती है, तो उससे क्या होता है? उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? उसका एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसका इंपोर्ट जो है वो क्या होता है? उसका इंपोर्ट कम होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई आपको? तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, सॉरी, इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा? क्योंकि उसमें क्या होगा, उसके पास जो फॉरेन करेंसीज के जो करेंसी होगी वो उस कंट्री में आएगी। तो उस कंट्री में मान लो इंडिया में अगर फॉरेन करेंसी, मान लो यूएसए से ये डॉलर आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो वो जो डॉलर आएगा तो वो क्या हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में हमारा इकट्ठा होगा। ठीक है, तो जो हमारा जो एक्सटर्नल जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा वो हमारा जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझिए आपको। चलो आगे देखो, आगे कह रहे थे गवर्नमेंट रीस्टोर द गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डीवैल्यूएशन ऑफ इट्स करेंसी इन ऑर्डर टू प्रमोट। तो क्या करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो डीवैल्यूएशन करती है किसी भी करेंसी की? अपना एक्सपोर्ट जो है वो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा? इसका अपना एक्सपोर्ट। ठीक है, कह रहे डीवैल्यूएशन मेक्स इम्पोर्ट। डीवैल्यूएशन जो है वो इम्पोर्ट को क्या करता है? डीवैल्यूएशन इम्पोर्ट को जो है वो डीलर कर देता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि व्हेन डिड रुपी बिकम अ फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी ऑन करंट अकाउंट इन इंडिया। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1994 में। ठीक है, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हमने जो है वो फ्रीली उसको कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है इज़ ऑल्सो रेफर टू। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं? हम उसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ठीक है,
आगे देखो, आगे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट डील विद एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन से डील नहीं करती, नॉट पूछा उसने, तो नॉट में कौन सी करती, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ा होगा, है ना, 2011 में 11-13 में ये बनी थी, है ना। तो ये रूरल जो इकॉनमीज होती हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बनी थी ये, ठीक है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोस्टली होती हैं ये। अच्छा, तो 408 का जो आंसर है वो क्या है, ट्रेड पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी, ठीक है। कह रहे द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट इज़। देखो, बिगेस्ट आइटम इंडिया की इम्पोर्ट की जो है वो चेंज होती रहती है, बट जनरली जो है वो आप यहाँ पे जो है वो अगर आपको पेट्रोल और ये प्रोडक्ट्स दिखें, ठीक है, तो आप इन चीज़ को है वो मार्क कर सकते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने क्या किया था, जब ये रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ था, हमने इंपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया था, किसका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और पेट्रोल का। हमने क्रूड ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है, कहाँ से, रशिया से, ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज़ डिफाइंड, विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट इज़ डिफाइंड एज। तो वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अनफेवरेबल व्हेन। क्या होता है जब कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो है वो, सॉरी, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या हो जाता है, अनफेवरेबल हो जाता है। तो उससे होता क्या है बेसिकली, तो उसमें इंपोर्ट जो है वो एक्सीड कर जाता है किसको, एक्सपोर्ट को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है वो चीज़ें मंगाते रहते हैं, हालांकि एज़ कम्पेयर टू उसको बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना। कह रहे फेरा इन इंडिया हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय। तो फेरा को जो है वो किसने रिप्लेस किया है यहाँ पे, फेरा को यहाँ पे जो वो फेमा ने जो है वो इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। अच्छा, आगे देख कह रहा है कि वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लीड्स टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज। तो रैपिड एक्सपेंशन हुआ है जो इंडियन एक्सपोर्ट का, वो उसका रीज़न क्या है, क्या मेन फैक्टर है उसका। तो उसका मेन फैक्टर आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज़ पार्ट ऑफ। जो पब्लिक डेट पे जो इंटरेस्ट होता है वो किस चीज़ का पार्ट होता है, तो वो आपका जो है वो किसका, ट्रांसफरेबल पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कौन सी चीज़ जो है वो पार्ट नहीं होती, तो नॉट पूछा उसने। तो आपका यहाँ पे सिंपल आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। क्योंकि आपने सबको पता होगा कि गोल्ड, एसडीआर, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, ठीक है। 416 कह रहा है कि हाउ द इंटरेस्ट लेवल ऑफ ए कंट्री इज अफेक्टेड बाय। तो इंटरेस्ट लेवल किसी भी कंट्री का जो है कैसे इफेक्ट होता है अगर उसको डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हॉट करेंसी। समझाया था मैंने आपको, ठीक है। पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी ध्यान से तो मैंने समझाया है वही चीज़। द पर्पस ऑफ डीवैल्यूएशन इज़ टू, डीवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, टू इंकरेज अपना एक्सपोर्ट, ठीक है। समझाया, अभी समझाया। अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज दैट, कि उसका जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किससे, इम्पोर्ट से। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। कह रहे कंट्रीज दैट डिपेंड्स मेनली ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर देयर इनकम आर प्रोन टू। जो कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट्स पे जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स पे अपनी इनकम पे टिकी रहती हैं, तो वो किस चीज़ का शिकार होती हैं ज़्यादा से, तो वो आपकी जो है वो किस चीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई होम प्रोडक्शन नहीं होती उनकी, ठीक है। कह रहे बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन द, कब होता है ये, जब आपकी डिमांड फॉर द डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट अनरिक्वाइटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर ऑल्सो रिगार्डेड एज।
उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपका क्या, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, आगे कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया द यूएस डॉलर विल, तो यूएस डॉलर क्या होगा आपका, अप्रिशिएट होगा अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे इंडिया में। ठीक है, सॉरी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर इंडिया में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड एज अ अनसेफ फॉर द इंडियन, किसी भी इंडिया नहीं, किसी भी इकॉनमी के लिए कौन सी जो अनसेफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, तो वो कौन सी होती है यहाँ पे, क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा इसका, तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कह रहे द डैश एक्सचेंज रेट इज रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, तो यहाँ पे आपका रियल जो आपका आंसर क्या होगा वो आपका रियल होगा, द रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि द डैश एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक रियल एक्सचेंज रेट होता है, कहता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अच्छा, कह रहे थे फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई, तो सबको पता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, आगे देखो, आगे कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज़ नोन बाय विच नेम इन इंडिया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम किस नाम से यहाँ पे बुलाते हैं इंडिया में, तो अभी बताया ऊपर हमने पढ़ा अभी, तो क्या आंसर होगा इसका 428 का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कह रहे कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय, तो कैपिटल मार्केट का देखो, एक दो तरह की मार्केट होती है, एक कैपिटल मार्केट होती है और एक मनी मार्केट होती है। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट को जो है वो कौन रेगुलेट करता है यहाँ पे, तो कैपिटल मार्केट को यहाँ पे कौन रेगुलेट करता है, आपका सेबी। ठीक है, कह रहे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड, तो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं टी बिल्स, जिनको हम ट्रेजरी बिल्स भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पे टी बिल करके दिख जाए ना, तो उसको आप ये मान लीजिए कि वो क्या है, वो आपकी शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर्स की बात कर रहा है वो। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आईपीओस होते हैं, आईपीओस की फुल फॉर्म क्या है, तो आईपीओस की फुल फॉर्म क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अच्छा, आईपीओस कहाँ पे जो है वो लाए जाते हैं, आईपीओ प्राइमरी मार्केट में लाए जाते हैं, फिर सेकेंडरी मार्केट में जो आपकी शेयर मार्केट्स वगैरह होती है ना, वहाँ पे उन शेयर्स को जो है वो सेकेंडरी मार्केट में फिर जो है वो बेचा जाता है। ठीक है, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेज इन, तो न्यू कैपिटल इशू इज प्लेज इन का इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, प्राइमरी मार्केट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नई कैपिटल जो रेज की जाती है किसी भी कंपनी द्वारा, तो वो प्राइमरी मार्केट में की जाती है। ठीक है, अच्छा, निफ्टी इज़ एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो निफ्टी आपका जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड। ठीक है, अच्छा, कहते हैं बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटी, तो बुल एंड बियर आपका जो है वो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी से रिलेटेड है। कह रहे विच एमर्स द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा हुआ इसने, तो कौन सी नहीं है यहाँ पे, आपकी IFCI। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेट ओन कंपनी कौन सी थी जो नेशनल जो सॉरी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो लिस्ट की गई थी, तो वो कौन सी थी आपकी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, कह रहे फॉर चैनलाइजिंग द अनअकाउंटेड मनी फॉर द पब्लिक पर्पस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्कीम ऑफ, तो गवर्नमेंट ने जो अनअकाउंटेड मनी था पब्लिक का, उसको चैनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम जो है वो लाई थी, तो कौन सी स्कीम लाई थी आपकी, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स लाए थे। ठीक है, कह रहा स्पेकुलेटर हु सेल स्टॉक्स इन ऑर्डर टू बाय बैक व्हेन प्राइस फॉल फॉर गेन इज, तो वो कौन होता है, तो वो आपका जो है वो बियर होता है। बियर क्या करता है, बियर कहता है कि भाई पहले जो है वो चीज़ें नीचे आ जाएँ, पहले मार्केट पूरी नीचे आ जाए, फिर मैं सस्ते में ख़रीदूँगा, फिर मैं मार्केट को जो ऊपर लेके जाऊँगा, फिर उसको जो है मैं
सस्ते से महंगे दाम में बेच दूंगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। तो इस चीज़ का, इस फाउंडेशन का जो है पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस है टू मेक इन इंडिया अ लेबल ऑफ क्वालिटी। ठीक है। कह रहे इंश्योरेंस सेक्टर इज इंडिया, इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय। तो इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है आपका, IRDA। ठीक है। तो IRDA आपका क्या करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को जो है वो रेगुलेट करता है। जैसे RBI बैंकिंग को करता है, SEBI जो है वो आपका किसको करता है, शेयर मार्केट को करता है, जो आपकी मार्केट्स होती हैं ना, सिक्योरिटी मार्केट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, कह रहा है स्पेकुलेटर हु एंटर्स इनटू ए परचेज ट्रांजैक्शन विद द व्यू टू सेल इन द नियर फ्यूचर व्हेन द प्राइस वुड हैव राइज इज कॉल्ड अ। तो वो कौन होता है, तो वो आपका जो है वो बुल होता है। ठीक है। बुल क्या करता है, मार्केट को ऊपर लेके जाता है। ठीक है। कह रहे एब्रीवेशन ऑफ द सेबी स्टैंड फॉर द। तो वो किसके लिए होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, सॉरी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका डी। ठीक है। कह रहे सेबी जो है वो कब सेटअप किया गया था। तो सेबी आपका 1992 में सेटअप किया गया था। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है। 1992 में आपका सेबी सेटअप किया गया था। कहता है LPM। तो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस मींस जो है वो क्या होती है। तो लिक्विडिटी परफॉर्मेंस जो है वो क्या होती है आपकी, कि सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग एसिड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि सबसे ज़्यादा लिक्विड एसिड कौन सा होता है। देखो गोल्ड जो है वो लिक्विड एसिड नहीं है इतना, है ना। फिर लैंड जो है वो लिक्विड एसिड उतना नहीं है जितना, लेकिन कैश जो है वो कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड है। लैंड से भी लिक्विड है। अगर कोई पूछे आपको लैंड, गोल्ड और इसमें कैश में, तो सबसे लिक्विड कौन सा है, कैश। फिर उसके बाद कौन है, गोल्ड। फिर उसके बाद क्या है, लैंड। ठीक है। तो ये ऑर्डर बनेगा आपका। ठीक है। आगे देखो, आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द कैपिटल गेंस। तो कैपिटल गेंस क्या होता है, कैपिटल गेंस होता है कि वो प्रॉफिट जो हमें किसी प्रॉपर्टी पे हुआ हो, अगर हमने उसको बेचा हो। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका आंसर बी, एप्रिसिएशन इन द मनी वैल्यू ऑफ एसेट। मान लो कोई लैंड थी, वो आपने जो है वो किसी पर्टिकुलर ईयर में जो है वो अपने अपने 10 लाख की खरीदी, बट उसके बाद जो वो एसिड, एक एसिड है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो मान लो कुछ सालों बाद उसकी जो वैल्यू है जो वो 20 लाख हो गई। तो अगर आप अब ये 10 लाख की आपने खरीदी थी, अगर आप इसको बेचोगे तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल्स गेंस। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेंस टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। आगे देखो, कह रहे बिजनेस इन स्टॉक मार्केट इन अदर सिक्योरिटी मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय। तो कौन करता है आपका, अभी बताया हमने। तो कौन करता है आपका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। कह रहा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। इफ़ इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सम अल्टीमेट बोरोर। ठीक है। आगे तो कह रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आज कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज। क्यों लिक्विड होती है, क्योंकि वो आपकी जो है वो क्या होती है, क्विक एंड इजीली मार्केटेबल। क्योंकि गवर्नमेंट की जो चीज़ है वो कोई भी जो है वो उसको बिना किसी हिचक के जो है वो ख़रीद सकता है, ख़रीद लेता है उसको। उसको कोई गारंटी की नहीं चाहिए किसी की। तो बिना गारंटी के भी उसको पता है कि हाँ भाई, अगर मैं इस चीज़ को ख़रीदूँगा, तो अगर मैं इसको मार्केट में बेचने जाऊँगा तो ये मेरे को जो है वो, मैं भी इसको बेच सकता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। कहता है अंडर राइटिंग रेफर्स टू। तो अंडर राइटिंग किसको कहते हैं, अंडर राइटिंग कहते हैं आपकी एन एक्ट ऑफ इशूइंग रिस्क। ठीक है। कह रहे हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बोथ बॉन्ड एंड स्टॉक स्टॉक होल्डर्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है वो 450 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। जो रेस्ट 50 क्वेश्चन रह गए हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो है वो आपकी कौन सी, आपकी जो है वो आपकी इकॉनमी जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।